बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एडेक्समी। माय नेम इज़ रियाज नदीम। आज हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 70 से ऑनवर्ड चलना है। जो मेजर चीज़ें हैं उनका ज़रा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। ओवरव्यू से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। हम तहसीलदार का मुकम्मल जो प्रेपरेशन का बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं। प्रीवियस 30 लेक्चर्स भी यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं हमारे चैनल के ऊपर, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। देखें 70 जो सेक्शन है इसके अंदर स्पेशल असेसमेंट किन किन हालात में होगी वो हालात बताए गए। 70A अब ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, सारे सूबों ने की हैं, सिंध ने अपने लिहाज से की हैं, बलूचिस्तान ने, केपी ने और पंजाब ने। हम पंजाब को चूंकि डील कर रहे हैं तो 70A के अंदर फार्मूला तय किया गया है। फार्मूला तय किया गया है कि किस से कितना लैंड रेवेन्यू लेना है। कैटेगरी ए है, फिर कैटेगरी बी है, सी है और डी कैटेगरी। 70B जो है इसमें डिटर्मिनेशन हमने करनी है ओनरशिप की कि भाई ये टैक्स लेना किससे है और इसमें कौन कौन से इलाका जात नहीं आते। पहले तो हमने एग्जाम्पशन 56 में पढ़ी थी, यहां पे भी थोड़ी सी एग्जाम्पशन को क्लियर किया गया। लैंड ओनर कौन होगा? 70C के अंदर अगर आप किसी की लैंड इंक्रीज हुई है एक खास डेट के बाद तो उसको रिपोर्ट करना है रेवेन्यू को। 70D के अंदर बताया गया कि अगर जो फार्मूला तय किया गया है 70A के अंदर उसमें जो एग्जाम्पशंस आपको मिलनी थी कि कितनी जमीन तक कोई टैक्स नहीं है और उससे ऊपर टैक्स लगेगा, तो अगर किसी के जमीन की कैलकुलेशन में कोई एतराज है किसी को, भाई मुझे जो एग्जाम्पशन मिलनी थी वो नहीं मिली, तो उसको 70D में देखा गया है। इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और जो भी प्रोसेस होगा वो इसके अंदर है। 70E जो है इसमें बताया गया है कि जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ 70A और 56A के तहत मिल सकती है। ये 56A हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद 71 है। 71 के अंदर रूल मेकिंग है, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाने हैं। देखिए कुछ रूल्स जो है ना प्रोसीजर वगैरह के वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तय करता है, लेकिन कुछ खास रूल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट बनाती है और उसका तरीकाकार वो एक पहले शाया करती है, यानी पब्लिकेशन में आता है, वो इश्तिहार बनता है कि भाई ये हमने रूल बनाने हैं इस तरह से। तो जिसको एतराज है तो वो हमें जो है ना वो बता सकता है, ठीक है। और उसके बाद है पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो है रेवेन्यू कलेक्शन के लिहाज से वो कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट करेगी डायरेक्ट या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा गवर्नमेंट की परमिशन से। तो ये 73 तक हमने चलना है। आप देखेंगे कि ये देखने को तो 4-5 लग रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा हैं। ABC इनके अमेंडमेंट्स भी हैं और अपने लिहाज से इस एक्ट के अंदर अपनी नौयत के लिहाज से ये जो सेक्शन आज हमने करने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ऑपरेशनल हैं। इसके अंदर अब रेवेन्यू अफसरान, चूंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए है, तो यहाँ पे फार्मूलाज तय होने लगे हैं। इसलिए इस लेक्चर को बिल्कुल आपने मिस नहीं करना और अगर आप देख रहे हैं तो आपने इसको मुकम्मल देखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, मैं साथ साथ आपको जो है बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल असेसमेंट। देखें notwithstanding the provisions of section 64, 64 में एंड 65 में असेसमेंट का तरीकाकार बताया गया है। उनके बावजूद देखें 64 और 65 को आपने रीड भी इसके बाद करना। उनमें जो तरीकाकार बताया गया है उसके साथ साथ उसके बावजूद नई चीज ये चीजें बताई जाएंगी कि वहां की असेसमेंट जो है जनरल असेसमेंट के बारे में या असेसमेंट के बारे में जो कुछ बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखिए स्पेशल असेसमेंट मे बी मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली किस किस तरह से। पहली चीज तो ये है कि किसी जमीन का की नौयत चेंज हो रही हो, ठीक है, इरिगेटेड से अनइरिगेटेड, बैरन से इरिगेटेड या अनइरिगेटेड, या कोई भी फॉर्म अगर चेंज हो रही है ना, ठीक है, और उससे फिर असेसमेंट की फॉर्म भी चेंज होगी। तो जैसे ही असेसमेंट की फॉर्म चेंज होगी तो वो स्पेशल असेसमेंट में आता है, क्योंकि जनरल असेसमेंट जो होती है वो 25 साल के लिए होती है और अगर जमीन की नौयत चेंज हो रही है तो असेसमेंट भी ज़ाहिर है चेंज होगी, क्योंकि असेसमेंट जमीन से ही लेने वाले टैक्स की हो रही है ना। दूसरी चीज इसमें बी है क्लास के, व्हेन लैंड्स आर सोल्ड, जमीन बिक गई है, ठीक है, लीज पे चली गई है या ग्रांट कर दी है गवर्नमेंट ने किसी को, तो उस हालत में भी जाहिर है असेसमेंट होगी, क्योंकि जाहिर है हो सकता है वो जमीन पहले
बैरन थी या अनइरिगेटेड थी, अब इरिगेटेड में शिफ्ट हो रही है, तो ये भी जिस तरह ऊपर बताया गया है, या फिर गवर्नमेंट किसी को ग्रांट कर देती है तो उसकी भी स्पेशल असेसमेंट होगी। नंबर सी है इसकी क्लॉज, व्हेन द असेसमेंट ऑफ एनी लैंड हैज बीन अनल्ड, अगर किसी की असेसमेंट जो है वो अनल की गई है, खत्म की गई है, रीअसेसमेंट होगी उसकी, या फिर किसी ने कहा कि भाई मैंने टैक्स रेवेन्यू देना ही नहीं है, ठीक है, तो उसका तरीकाकार भी थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, या फिर किसी का फॉर्म देखें, कलेक्टर और हिज एजेंट और लेट इन फॉर्म हैज एक्सपायर्ड, कोई जो है तरीकाकार जो उसके ऊपर लगाया गया था वो एक्सपायर हो रहा है, तो इस तरीके पर भी या इस सिचुएशन में भी स्पेशल असेसमेंट होगी। डी क्लास है, व्हेन असेसमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिक्वायर रिवीजन, जब रिवीजन होती है इन कॉन्सिक्वेंसेस, देखें कहीं पे सैलाब आ गया है, जलजला आ गया है, जमीनें तबाह हो गई हैं, तो ये हमने स्टार्ट के लेक्चर में पहली पहली जो पावर्स की जब हम बात कर रहे थे, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, बाय नोटिफिकेशन वो किसी को एग्जेम्प्ट कर सकता है, किसी को के रेट को रिवाइज कर सकता है, तो जब रिवाइज होना है तो जाहिर है किसी भी कलैमिटी वगैरह या कोई भी सीजनल चेंज जो आ रही है, उससे जो सिचुएशन चेंज हुई है उससे असेसमेंट का मोड भी चेंज होगा, जिससे वो स्पेशल असेसमेंट की तरफ बात चली जाएगी। ई क्लॉज देखते हैं, व्हेन रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पास्चर और ये चीजें, ये और टाइप की जमीन है, देखें ये चरागाह हो गई, नेचुरल प्रोडक्ट्स वहां से निकल रही हैं, या उसके बाद मिल्स हैं, फिशरीज हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर है, इस किस्म की चीजें जहां पे होंगी, जाहिर है वहां पे वो वाली क्रॉप्स तो नहीं है जिस तरह की क्रॉप्स हमने आगे 70A में हमने देखनी है, या नॉर्मल क्रॉप्स जो होती हैं अगर वो नहीं है तो वहां पे भी स्पेशल असेसमेंट लगेगी। अच्छा, इसमें एक और बात भी साथ ही, और या तो ये चीजें हैं ना, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ अदर राइट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 59 एंड 50। अब 59 के अंदर माइंस एंड मिनरल्स का बताया गया था और 50 के अंदर गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट या क्वेरीज या वेस्टलैंड का बताया गया था, तो वहां पे भी अगर किसी जमीन में कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का निकल आता है तो बाकी वाले हिस्से की असेसमेंट भी स्पेशल असेसमेंट होगी, ठीक है। या फिर ये हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन एन असेसमेंट मेड अंडर द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा, एफ क्लॉज देखिए इसकी, व्हेन वेस्ट लैंड एंड बैरन लैंड बिकम्स लायबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अच्छा, ये उसने स्पेशल लिख दिया, हालांकि हमने यहां से भी जो है ना प्रिज्यूम कर लिया था कि इसके अंदर भी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है, लेकिन उसने बाकायदा तौर पे दोबारा लिख दिया है कि बैरन लैंड जो है ना वो लायबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जब बनती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 2, देखिए जरा, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कंफर्म एनी असेसमेंट मेड, जिस तरह से जनरल असेसमेंट को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंफर्म किया था, उसका तरीकाकार सारा पिछले लेक्चर में मौजूद है कि रेवेन्यू अफसर प्रपोजल भेजेगा, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको पास करेगा, फिर रेवेन्यू अफसर जो असेसमेंट का जो तरीकाकार है वो भेजेगा, वो फिर पास होके आएगा, फिर उसके मुताबिक रेवेन्यू अफसर ऑर्डर जारी करेगा अपने झैली अफसरान को, और बाकी जो लैंड ओनर्स होंगे उनकी तरफ भेजेगा कि भाई ये इसकी असेसमेंट की ये डेट, यहां से हम असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये स्पेशल असेसमेंट का तरीकाकार भी वही होगा, ठीक है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं या बाकी चीजें हैं वो किस तरह से होंगी। जाहिर है जनरल असेसमेंट के बारे में तो बहुत सारे सेक्शंस बता दिए गए हैं, तो बताया गया है कि द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू जनरल असेसमेंट, देखें वही बात है सारी कि जो तरीकाकार जनरल असेसमेंट में इन चीजों के अलावा, ये स्पेशल चीजें हैं ना, इनके अलावा, इन प्रोविजंस के अलावा जो बाकी चीजें हैं, तरीकाकार क्या होगा, मूड क्या होगा, रिकवरी, सारी चीजें जिस तरह जनरल असेसमेंट की चलेंगी उसी तरह स्पेशल असेसमेंट की चलेंगी। अच्छा, उसके बाद है, अब अमेंडमेंट्स हैं पंजाब, सिंध के पीके सब ने किए, तो हम पंजाब को चूंकि डील कर रहे हैं तो 70A देखिए, इसमें फार्मूलाज तय होंगे, कैटेगरीज तय होंगी कि किसने कितना रेवेन्यू देना है, ठीक है। तो notwithstanding anything to the contrary contained in this act from रवि, कोई भी चीज जो इसमें डिस्कस हुई है आ, वो इसके मुनाफी इस चीज के हो, लेकिन सबसे टॉप की बात यहाँ पे ये बताई गई है कि फ्रॉम रबी, रबी की जो फसल, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि वहां से असेसमेंट चूंकि स्टार्ट ये कर रहे हैं, तो 82-83 1982-83 में जो रबी की फसल है
उसके बाद एवरी लैंड ओनर ऑफ द कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो, अब यहाँ नीचे कैटेगरीज होंगी, इन एडिशन टू द लैंड रेवेन्यू असेस्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 57 और 70। 57 में भी कुछ चीजें बताई गई हैं, मोड्स वगैरह, और 70 में ये सारा ये चीजें स्पेशल असेसमेंट की बताई गई हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया, वहां पे भी यही चीज बताई गई थी कि असेसमेंट कैसे होगी। वहां पे वो बताया गया था कि जो प्रीवियस असेसमेंट है उससे जो सर्कल्स हैं उनकी 1/4 इंक्रीज होगी, एनहांसमेंट होगी, और जो इंडिविजुअल की किसी की जमीन है तो उसमें 1/2 जो है इतनी इनहांस होगी। ठीक है, ये था जनरल असेसमेंट की वो जो बात चल रही थी। अच्छा, अब यहां पे देखिए जरा कैटेगरीज बनी हुई है, एनहांसमेंट को देखना है हमने। कैटेगरी ए है, पहले आप ये डेफिनेशंस अगर आपको नहीं पता कि इरिगेटेड क्या होती है, अनइरिगेटेड क्या होती है, और बैरन वगैरह तो चले है ही, और तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो इरिगेटेड है उसमें मसनूई तरीकाकार से काश्त की जाती है, और जो अनइरिगेटेड है जिसको आप इरिगेट नहीं कर रहे, बरानी बारिशों से होती है। ठीक है, तो देखने में ऐसा होता है कि जो मसनूई होती है उसमें जो है ना पैदावार वो ज्यादा होती है तो उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, और जो बरानी होती है उसमें कभी बारिशें पड़ गई तो फसल हो गई, कभी बीज जाया हो गया, कभी कोई मसला बन गया, अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई तो मौसम चला गया, तो उसमें जो है ज्यादातर चांसेस अच्छी पैदावार के नहीं होते, इसलिए वहां से टैक्स भी 50% लिया जाता है। तो कैटेगरी ए है कि इरिगेटेड लैंड जो 2.5 एकड़ से कम हो उसके ऊपर तो टैक्स लगना ही नहीं है। ठीक है, यहां से 2.5 से लेके 12.5 तक 82-83 में जो असेसमेंट थी उसके बाद एनहांसमेंट लगेगी 50%। ठीक है, और अगर किसी के पास बरानी है, अनइरिगेटेड है, तो उसमें 5 एकड़ से लेके 25 तक, ये दोनों का डबल हो गया ना, 2.5 से 12.5 था, अब अनइरिगेटेड में 5 से 25 है। यहां से आप एक चीज समझ लें, हालांकि ये 70B में बताया जाएगा आगे। यहां से मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं कि जो इरिगेटेड है ना, इरिगेटेड लैंड और अनइरिगेटेड लैंड, इसमें आ, इसका 1 इसका 2 इक्वल होता है, ये आगे जाके बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कि मैं फार्मूला समझा रहा हूँ आपको, तो ये बताना बहुत जरूरी है, ये 70 में जाके आगे बताया जाएगा। ठीक है, और आगे इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड, अगर दोनों मजमुआ है किसी के पास जनाब 2 एकड़ इरिगेटेड है और 3 एकड़ जो है वो अनइरिगेटेड है, तो उसका फार्मूला क्या लगेगा? उसका एग्रीगेट का फार्मूला लगता है। एग्रीगेट का फार्मूला ये होता है कि ये सारी फाल जाके इरिगेटेड में करेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फाल जाके इसने इरिगेटेड में ही करना है। कैसे? क्योंकि इरिगेटेड के दो फिगर आपने लगा लिए, और अगर 3 उसका अनइरिगेटेड है तो उसका हाफ लगा लें। ठीक है, इसका हाफ लगा लें 1.5, तो ये चला जाएगा आपका 3.5। तो ये 3.5 जो है ये इरिगेटेड कंसिडर होगी, तो उसके लिहाज से फिर ये 50% जो भी उसके ऊपर टैक्स बनता है उसका 50% एनहांस होगा। कैटेगरी बी देखिए कि अगर अब इन सारी चीजों को, ये 12.5 तक और ये 25 तक था ना, इससे आगे चलेंगे हम। ठीक है, ये तो 50% इंक्रीज हो रहा है। आगे चलिए, जो इरिगेटेड लैंड है वो 12.5 से लेकर 25 तक, और अनइरिगेटेड इरिगेटेड इतनी, और अनइरिगेटेड 25 से 50, या फिर एग्रीगेट हो दोनों का मिलाकर कितना 12.5 से, इसके मुताबिक मैंने बताया था कि अनइरिगेटेड और इरिगेटेड का जब हम एग्रीगेट बनाते हैं तो ये फाल जाके इरिगेटेड में करेगा, क्योंकि हम कन्वर्ट कर लेते हैं अनइरिगेटेड को इरिगेटेड के अंदर, उसको 2 पे डिवाइड करके। ठीक है, इनका 100%, आप ना इनका चार्ट खुद भी बना लीजिएगा। मैं तो चूंकि करवा रहा हूं और मेरे पास इतना वो नहीं है, स्पेस भी नहीं है, आप इसको जरूर बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर इसका सी सेक्शन क्लॉज देखिए, लैंड ओनर ओनिंग इरिगेटेड लैंड 25 से 50 तक, और अनइरिगेटेड 50 से लेके 100 तक, इससे 100 से ज्यादा ना हो। ठीक है, और इसका एग्रीगेट अगर हम इरिगेटेड प्लस अनइरिगेटेड का मिला के हम लगाएं तो वो भी 25 ही बनेगा। ठीक है, 25 से 50 तक वो इसी में फॉल करेगा ना जाके, उनका 200% इंक्रीज एनहांसमेंट होगा। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा बता दूं मैं कि अगर ये 50% की आप बात कर रहे हैं
तो अगर वो पहले 1000 था ना, तो वो हो जाएगा 1000 का 50% 500 होता है ना, तो वो हो जाएगा 1500 पर एकड़, ठीक है। और 100% वाले में 1000 था तो 2000 हो जाएगा। और इसी तरह ये अगर सी कैटेगरी को हम देखते हैं तो ये अगर 1000 था, तो इसमें 200% 2000 जमा करें तो ये 3000 हो जाएगा इनका। अब हम सी कैटेगरी देखते हैं। सी कैटेगरी क्या है? लैंड ओनर ओनिंग इरिगेटेड लैंड 50 एकड़, 50 एकड़ हो ना, इससे ज्यादा 50 एकड़ तक तो हमने यहाँ पे देख लिया ना, 50 एकड़ से ज्यादा हो, जितनी मर्जी, यहाँ पे कोई अब लिमिट नहीं है, ठीक है। अनइरिगेटेड हो, उसकी 100 से आगे जितनी मर्जी, बेशक 500 एकड़ है। और इरिगेटेड और अनइरिगेटेड का एग्रीगेट चूंकि इसमें फॉल करता है, तो ये भी 50 एकड़ से ज्यादा जितना मर्जी हो, उनके ऊपर 300% लगता है। यानी अगर 1000 था इनका पर एकड़, तो अब 3000 इसमें जमा कर लें तो ये 4000 पर एकड़ बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि कैटेगरी आपको समझ आ गई, क्योंकि अब मजीद टेक्निकल चीजें स्टार्ट होने लगी हैं। सादा है, मैं कोशिश करूंगा मजीद सादा करने की, लेकिन इस इन यहाँ पे आपने गौर ज्यादा करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, आपने लैंड ओनरशिप जो है वो डिटरमिन करनी है किस पर्पज के लिए? इसके लिए 56A क्या था? 56A में भी ओनरशिप और टैक्स की एग्जाम्पशन वगैरह यही चीजें हुई थी। और 70A में कैटेगरीज हमने की है। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किससे करना है? इस पर्पज के लिए। देखें, ये मलकियत नहीं हम यहाँ पे तलाश कर रहे हैं, हम ओनरशिप सिर्फ 56A और 70A को देखकर अपने टैक्स कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कैटेगरीज बना के। ये फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया वैसे, कि इस एक क्लॉज में उसने बताया है कि वन एकड़ ऑफ इरिगेटेड लैंड शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू 2 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड। तो ये जब हम एग्रीगेट बनाते हैं, तो इसने बहुत लेट फार्मूला बताया। इरिगेटेड और अनइरिगेटेड तो हम पहले से कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आके इसने फार्मूला बताया यहाँ के, जब हम इरिगेटेड में एग्रीगेट बना रहे होते हैं तो अनइरिगेटेड को हाफ करके ऐड करते हैं, जैसे मैंने ऊपर किया। लैंड ओन्ड बाय अ लैंड ओनर शैल इंक्लूड ऑल लैंड। देखें, किसी की जमीन अगर थोड़ी सी सूबे से बाहर जा रही है लेकिन उसकी मिल्कियत है, तो भाई उसका टैक्स उसने इधर ही देना है, ये बात बताई है। लैंड ओन्ड बाय अ लैंड ओनर शैल इंक्लूड ऑल लैंड्स ओन्ड बाय हिम वेदर सच लैंड इज सिचुएटेड wholly within the province और पार्टली विदिन एंड पार्टली आउटसाइड, ठीक है, जैसे मर्जी हो, टैक्स उसने सारा इधर ही देना क्योंकि उस अकेले की ओनरशिप में, ठीक है, उससे हमने टैक्स कलेक्ट करना है। टू इसका देखिए, द लैंड डिस्क्राइब्ड इन क्लास बी सी एंड डी ऑफ, ये 56 में असल में कुछ एग्जाम्पशंस की बात हुई थी। तो उन जमीनों, ये जहां से टैक्स नहीं लिया जाता, कंटोनमेंट हो गया, शामलात हो गया, कब्रस्तान हो गया, इस किस्म की जगह, इनसे भी टैक्स नहीं लेना। और फिर ये अगर शेयर इन शामलात, देहातों के दरमियानी कुछ जगह, यही कोई चरागाह छोटी मोटी आ गई, कोई छोटा मोटा जो है वो आ गया, कब्रस्तान की जगह आ गई या कुछ और खाली जगह, तो उसमें अगर शेयर्स है ना लोगों के, तो ये टोटल एरिया जो है ये 25 एकड़ से ज्यादा ना हो, फिर उसका भी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं, उसका ज़ाहिर उसकी असेसमेंट इस तरह से होगी ही नहीं, तो रेवेन्यू कैसे लेना? और कुछ एक्सेप्शन 56 में बताई गई है, आपने 56 को खोल के अभी देखना भी है। अब हमने जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो हमने बंदा ढूंढना है कि भाई पैसे लेने किससे हैं। लैंड ओनर शैल इंक्लूड अ पर्सन, लैंड ओनर कौन होगा जिससे हमने पैसे लेने हैं। हु इज अलॉटी और अ गारंटी ऑफ एनी लैंड अंडर एनी, किसी भी स्कीम में अगर उसको जमीन मिली है तो भाई मालिक तो वही है, पैसे तो हमने उसी से लेने, टैक्स उसी से लेना ना। अंडर विच सच अलॉटमेंट और ग्रांट इज टू मेच्योर इनटू ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप में उसने मेच्योर होना है। तो जिस भी स्कीम में वो मिली है वही बंदा उसका मालिक है। हु हैज मॉर्गेज, मॉर्गेज पे किसी ने लिया है लैंड और एनी पोर्शन देयर ऑफ, या उसका कुछ हिस्सा लिया है, तो वही मालिक होगा। हु हैज परमानेंट राइट, ये परमानेंट मलकियत है किसी की, या उसका इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो वो उसका मालिक होगा। इन इन लोगों को हमने भाई इनसे पैसे लेने। 70C देखिए, 70C आपकी जमीन का इंक्रीज होना। अ पर्सन हु आफ्टर द 10th डे, 10 नवंबर 1975 के बाद अगर किसी की लैंड में इजाफा हुआ है,
वो एक्वायर्स लैंड और इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ हिज ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बाय सच एक्विजिशन ओन्स लैंड, वो एक से ज्यादा पटवार सर्कल में अगर उसकी जमीन आती है तो भाईजान वेदर सच लैंड इज सिचुएटेड, वो थोड़ी सारी सूबे के अंदर है, थोड़ी बहुत बाहर भी है, जैसे मर्जी है, लेकिन वो जहां उसका मेजर पोर्शन है उस लिहाज से उसने प्रोविंस के अथॉरिटी को भाई बताना है कि मेरी जमीन में इजाफा हुआ है। और अगर वो सही नहीं बताएगा भाई, या फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा या बताएगा ही नहीं, तो देखिए अ लैंड ओनर हु फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉल, भाई बंदे को बहुत ही कोई बड़ी मजबूरी बन गई, वो अपनी काज बता रहा है, रीजनेबल कॉज बता रहा है कि भाई मैं नहीं बता सका, तो ठीक है, रेवेन्यू अफसरान उसको छूट दे देंगे। अदरवाइज या फिर उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी है जानबूझकर, तो फिर क्या होगा, शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। ये 54A जो था ना, ये कॉल फॉर इंफॉर्मेशन का सेक्शन है कि रेवेन्यू अफसरान जब भी चाहें किसी से उसके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, बुला सकते हैं, भाई लाएं अपनी मलकियत या जो भी आपके कागजात हैं दिखाएं। अगर वो बंदा नहीं देता तो उसको ये पनिशेबल ऑफेंस कहा जाता है इसको, और ये 2 साल या फाइन या दोनों हो सकते हैं इसको। और ये 2 साल कैद जो है ना, ये सादा है, इसमें मुशक्कत वगैरह नहीं है। 70D देखिए, चेंज इन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन और असेसमेंट। अच्छा, अभी हम ऊपर फार्मूला 70A में हमने पढ़ा है कि इरीगेट 4 कैटेगरीज पढ़ी है ना, 50% किन का इंक्रीज होगा, 100% किन का, 200% किन का और 300% किन का इंक्रीज होगा। उसमें आपने देखा है कि कुछ जमीनें जो है ना वो एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। 2.5 एकड़ हमारे इधर पंजाब में इरीगेटर में जो मसनूई तरीकाकार से काबिल काश्त जो है उसमें 2.5 एकड़ तक कोई टैक्स नहीं है, और अनइरीगेटेड जो बरानी जमीन है वो 5 एकड़ तक कोई उसमें नहीं है। और उसके बाद जो कैटेगरीज लगी हैं, अब एग्जाम्पशन तो अच्छा इसको रीड कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एनी लैंड ओनर एंटाइटल्ड टू एग्जाम्पशन अंडर, ये जो 56 में एग्जाम्पशन थी कि कंटोनमेंट की जमीन है, कब्रस्तान के साथ शामिलात दे, और इसके अलावा वो जमीन जो चली गई है अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के जिमरे के अंदर चली गई है, या 56A में भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, उनको देखते हुए फिर भी, और अगला फार्मूला जो हमने 70A में तय किया है, फ्रॉम द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और रिडक्शन, या तो एग्जाम्प्टेड थी उसकी, उसको एग्जाम्प्टेड नहीं मिली, उसको एग्जाम्पशन सॉरी नहीं मिली, या फिर रिडक्शन नहीं मिली, रिडक्शन या एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन यहाँ पे हुई है 56A में, 56 में, और 70A में कैटेगरीज। तो अगर उसको गलत कैटेगरी सेलेक्ट हो गई है भाई, वो 100% उसका इनहांस होना था 200 हो गया किसी वजह से, वो कहते हैं कि जी वो 25 एकड़ से कम थी मेरी, उन्होंने 27 लिख ली है, तो भाई ये एनहांस हो गया, भाई दोबारा चेक करें, ये 25 ही है मेरी, ठीक। एट एनी टाइम, अच्छा सॉरी, अभी ग्रांटेड सच एग्जाम्पशन और रिडक्शन, जो उसको मिलनी थी एग्जाम्पशन या रिडक्शन, ठीक है, वो नहीं मिली, और एनी लैंड ओनर एग्रीव्ड बाय द कैटेगराइजेशन, या फिर किसी को गलत कैटेगरी, जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ, किसी को गलत कैटेगरी में डाल दिया गया है मिस्टेकनली, तो तो उसने मेक एन एप्लीकेशन, दरखास्त देनी है, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी, जो उसके साथ ज्यादती हुई है वो लिखकर उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देनी है दरखास्त। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किसको देनी है, असिस्टेंट कलेक्टर को, अपने एरिया का जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो साहब, अब असिस्टेंट कलेक्टर साहब जो है वो क्या करेंगे, ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन असिस्टेंट कलेक्टर shall cause a land revenue may devolve as a result of the transfer of land and after holding such inquiry। देखें, तो उसने बताना है कि भी लैंड रेवेन्यू लेना है, बिल्कुल हमने तसल्ली से किया है, या फिर कोई इंक्वायरी उसने होल्ड करनी। देखें हमने कुछ एग्जाम्पशंस पढ़ी थी 56 के अंदर, और फिर अब 70A के अंदर कैटेगरी देखी है, 56A में भी कुछ चीजें क्लियर हुई थी कि एग्जाम्पशन क्या होती है। अब किसी को एग्जाम्पशन नहीं मिली, या फिर किसी को कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो गई, या किसी का कोई और मामला है, तो वो असिस्टेंट कलेक्टर को एप्लीकेशन देगा। असिस्टेंट कलेक्टर साहब जो है वो क्या करेंगे, वो जनाब एक ऑर्डर पास करेंगे। कैसे ऑर्डर पास होगा, विदाउट प्रेजुडिस, किसी भी प्रेजुडिस कहते हैं कैटेगोरिकल अटैचमेंट, या आप नाइंसाफी कह लेना, किसी नाइंसाफी के बगैर, टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 एंड 2, ऊपर जो 2 बातें हुई हैं, इन दोनों चीजों को देखते हुए उसने दरखास्त भी दी है और ये सारा प्रोसेस भी है। इन दोनों चीजों के बाद अब क्या होगा,
द असिस्टेंट कलेक्टर शैल हैव द पावर टू होल्ड एन इंक्वायरी, उसके पास पावर है, वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा इंक्वायरी के बाद, ठीक है। और फिर जो भी उसने इंफॉर्मेशन देनी है एनी लैंड ओनर, उसको वो भेजेगा अगर वो लैंड रेवेन्यू उसके ऑर्डर के मुताबिक पे नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कहा था कि भाई मेरे तो 25 एकड़ बनते हैं इरीगेटेड में, आपने 27 डाल के तो मुझे 50% 100% 200% में डाल दिया, तो भाई मैं तो ये नहीं दे सकता। तो अगर रेवेन्यू अफसर जो भी ऑर्डर पास करेगा फिर उसके मुताबिक उसको चलना पड़ेगा। इंक्वायरी का तरीकाकार क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन इसमें ये है, बिफोर पासिंग द फाइनल ऑर्डर, वो 15 दिन का नोटिस देगा, भाई ये वाला ऑर्डर आपके खिलाफ पास हो जाएगा, वरना आके अपनी बात, अपनी हियरिंग का जो चांस है वो अवेल करें और अपना बताएं कि आप किस तरह से कहते हैं कि आप ठीक हैं और हमारी असेसमेंट जो है वो गलत हो गई है, ठीक है। नंबर 4, इन एक्सरसाइजिंग हिज पावर, ये असिस्टेंट कलेक्टर जब इंक्वायरी कर रहे हैं, बुला रहे हैं उसको हियरिंग के लिए, इन एक्सरसाइजिंग हिज पावर अंडर सब सेक्शन 2, ये वाला 2, ठीक है। और 3 में भी वही बात हो रही कि किस तरह उसने ऑर्डर पास करना है। असिस्टेंट कलेक्टर शेल दो काम वो करेगा। पहली बात तो नॉट क्वेश्चन, पहली बात तो ये करेक्टनेस ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड डीड। देखें हमने इस आज के पूरे लेक्चर में ये बात की कि हमने रेवेन्यू किससे लेना, हम वो बात कर रहे हैं, हम मलकियतों की तो बात ही नहीं कर रहे, जमीन किसकी है, असल वो उसका हकदार कौन है। हमारा यहाँ पे ताल्लुक ज्यादातर जो है टैक्स इकट्ठा करने से है। वो वाले चैप्टर्स या वो वाली बातें कि असल मलकियत किसकी है, कौन बैठा हुआ, कब्जा किसका है, ये बातें किसी और चैप्टर में किसी और जगह पे डिस्कस हुई हैं या होंगी, समझ आ गई। तो यहाँ पे हम चूंकि लैंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो भाईजान वो करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ रजिस्टर्ड डीड पे क्वेश्चन नहीं करेगा। जो भी उसने रजिस्ट्री दिखाई है, जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, जिस हद तक वो करेक्ट हैं उनको करेक्ट ही माना जाएगा। अच्छा, या फिर कोई म्यूटेशन सेक्शन हुई है तो अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो बता रहा है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी। इंक्वायरी इन चीजों के ऊपर होगी, भाई असेसमेंट आपकी कितनी हुई है, लैंड रेवेन्यू आपसे कितना लेना है, कितना नहीं लेना। आपने यहाँ पे ये नहीं खोल के बैठ जाना कानून ये कह रहा है, तो वो वाली बात मलकियतों वाली और जगह पे डिस्कस होगी। नंबर 2, फॉलो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, बाकी जितनी बातें इस सेक्शन में हुई हैं उनको भी फॉलो करना है। द प्रोसीजर एज मे बी लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय नोटिफाइड इंस्ट्रक्शंस इन दिस बिहाफ, या फिर जाहिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स भी बनाए हुए हैं और भी इंस्ट्रक्शंस होगी, उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस में, इस इंक्वायरी में सारी चीजों को फॉलो किया जाएगा। 70E जो है उसको देखते हैं, एग्जाम्पशन और असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। हमने एग्जाम्पशन की बात भी की है और कैटेगरीज के अंदर रिडक्शन की बात भी की है। अब उसने क्लियरली बताना चाहा है कि भाई एग्जाम्पशन या फिर रिडक्शन या फिर कैटेगोरिकल रिडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो सूरतों में है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 56A में जो है वो एग्जाम्पशन कुछ बताई गई है, और या फिर 70A में कैटेगरीज के अंदर जो एग्जाम्पशन बताई गई हैं वो है। 56 में तो क्लियरली बताया ना कि इतनी 2.5 एकड़ इरिगेटेड और 5 एकड़ अनइरिगेटेड या फिर इनका एग्रीगेट फॉलिंग इन इरिगेटेड, जिसमें हम अनइरिगेटेड का वन जो है ना हाफ लेते हैं, ठीक है। तो ये उसने बताया कि एग्जाम्पशन या असेसमेंट जो भी इसमें रिडक्शन या जिस भी किस्म का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होने का फार्मूला तय हो रहा है उसमें एग्जाम्पशन या असेसमेंट को इन दो सेक्शंस की रूह से देखा जाएगा। ये पूरे का मतलब ये बनता है। अच्छा, पावर्स टू मेक रूल, देखें कहीं पे जो रूल मेकिंग है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर रहा होता है और कहीं पे गवर्नमेंट कर रही है। अब जब गवर्नमेंट करेगी तो जाहिर है उसका भी एक तरीकाकार है, और जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा तो उसका भी एक तरीकाकार है। तो सादा सी बात यहाँ पे ये है कि जो जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये इसके अंदर नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब करेगा तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, ठीक है, प्रायर परमिशन, जिसको हम प्रीवियस प्रोविजंस कहते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट करेगी तो वो उसका एक तरीकाकार है, वो भी पहले इश्तेहार देती है। तो यहाँ पे बात गवर्नमेंट की होने लगी। पावर टू मेक रूल्स, कुछ रूल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा और कुछ गवर्नमेंट खुद बनाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कौन सी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैबिनेट होती है ना, फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है। अच्छा, वो बनाएंगे और फिर असेंबली से पास होती है ये।
अच्छा, गवर्नमेंट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 72 में बताया जाएगा कि भाई कैसे बनेंगे रूल्स, गवर्नमेंट कैसे बनाएगी। उनके तहत फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूलिंग प्रेस्क्राइबिंग, ये वाले रूल बना सकती है। कैसे बनाएगी? 72 के तहत। 72 में मैं बता देता हूं क्या है। अच्छा, a method by which the estimate of the money की वैल्यू ऑफ द नेट एसेट, भाई कीमतें किस तरह से तय होंगी। आपको पता है गवर्नमेंट बताती है कि भाई इस बार फलां फसल की जो है ना वो कीमत किस तरह से, जिस तरह आप इमदादी रकमें, जो गंदम की आप अक्सर अनाउंसमेंट सुनते होंगे, कि कपास की भी सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने ये रकम तय की, तो वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है। और जो भी उसकी नेट वैल्यू होगी उसके लिहाज से, चूंकि हमने रेवेन्यू लेना होता है, तो ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने करनी है, ठीक है। उसके बाद है मेथड बाय विच असेसमेंट टू लैंड रेवेन्यू शैल बी मेड, किस तरह से लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल मेकिंग कर सकती है। द प्रिंसिपल ऑन विच एग्जाम्पशन फ्रॉम असेसमेंट शैल बी अलाउड, कितनी असेसमेंट में कितनी जमीन की एग्जाम्पशन होगी और इंप्रूवमेंट क्या होगी, ठीक है, शैल बी अलाउड फॉर इंप्रूवमेंट्स। तो ये रूल मेकिंग जो प्रिंसिपल्स है ये भी गवर्नमेंट बनाएगी। उसके बाद है द मैनर इन विच असेसमेंट शैल बी अनाउंस्ड, किस तरह से अनाउंस होगा। ऑलरेडी रूल मेकिंग है सारी, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ये पावर है इसके पास, जरूरी नहीं कि उसने बार बार करना है, पावर है ना, जब जरूरत है तो करेगी। उसके बाद द मैनर इन विच द रेट ऑफ असेसमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कैसे होगा, किस फार्मूला से कैलकुलेट होगा, ऊपर फार्मूला बताया भी गया है। तो ये जाहिर है ये अमेंडमेंट जो 70A वाली, 70A B C D E, ये सारी गवर्नमेंट ने ही पास की है ना, तो ये अमेंडमेंट सारी गवर्नमेंट की तरफ से आती है। और फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ 61, तो 61 को आप देखिए, ये देखिए जरा, अनाउंसमेंट जब आपने किया आफ्टर आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल, ये प्रपोजल आया, फिर प्रपोजल पास हुआ, ये सारी चीजों का तरीकाकार जो है, असेसमेंट कैसे चलनी है, मैं आपको वैसे इसकी समरी वैसे भी बता देता हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रपोजल भेजा, कहाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रपोजल भेजा जी, सॉरी, रेवेन्यू अफसर ने प्रपोजल भेजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको पास किया। पास करने के बाद उसने फिर असेसमेंट का शीट चार्ज बनाया, वो भेजा, और फिर उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पास किया, तो फिर उसने असेसमेंट स्टार्ट कर ली। ये है जी 61 सारा। 72 देखिए, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग रूल। तो ये मैं बार बार कह रहा था कि 72 में बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे रूल बनाती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इश्तिहार देता है और गवर्नमेंट से परमिशन भी लेता है, वो दो काम करता है, इश्तिहार भी देना है और गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी है। गवर्नमेंट जो है वो इश्तिहार दे के बना लेती है, गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से परमिशन नहीं लेनी, क्योंकि गवर्नमेंट ऊपर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नीचे। बिफोर मेकिंग एनी रूल अंडर द प्रोविजन ऑफ 71 में जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, गवर्नमेंट शेल इन एडिशन टू ऑब्जर्विंग द प्रोसीजर लेड डाउन देन सेक्शन 22, सेक्शन 22 में भी जो तरीकाकार है उसके मुताबिक चलते हुए 71 में जो रूल मेकिंग होनी है, पंजाब जनरल क्लासेस एक्ट 1956, अब ये वेस्ट पाकिस्तान लिखा भी है, ज़ाहिर पंजाब ही है, तो उसमें वो पब्लिश करेगी बाय नोटिफिकेशन ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रूल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू बी अफेक्टेड हेयर बाय, जिन लोगों के मुतलका, जिन ऑनर्स के मुतलका कानून बनाया जाएगा, उन तक ये इश्तिहार की सूरत में बात पहुंचाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वाली रूल मेकिंग होनी है। इसका पर्पस ये है ना कि अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो भाई फौरन से एप्लीकेशन दे और उसको एड्रेस करने के बाद उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए रूल मेकिंग की जाए, ताकि बाद में मसले ना बने। 73 क्या है? पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस इशू कैसे होंगी? मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब भी कोई काम करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेगा और गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर देगी। जो भी इंस्ट्रक्शंस है ना, या तो वो गवर्नमेंट करेगी या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। गवर्नमेंट करेगी तो वो आ, इस तरीकाकार से करेगी, अगर कोई रूल मेकिंग करनी है या कुछ भी अनाउंस करना है, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन इशू करनी है, तो उसका तरीकाकार ये है अगर रूल मेकिंग करनी है। अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसने गवर्नमेंट से परमिशन लेके करनी है, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट करे या फिर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट वे फॉर द गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू अफसर, रेवेन्यू अफसरान के लिए कोई इंस्ट्रक्शन हो,
फॉर टाइम टू टाइम इशू एग्जेक्टिव इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, रिलेटिंग टू ऑल मैटर्स टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लिहाज से जो भी अप्लाई होनी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। तरीकाकार यहाँ पे बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है, सच इंस्ट्रक्शंस शैल बी कंसिस्टेंट, ये तो हमेशा होगा। जब भी कोई रूल बनेगा ऐसा नहीं होगा कोई ऐसा रूल बन जाए, कोई बाकी सारे रूल को तोड़ना शुरू कर दे, कोई रूल ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होता ही है। कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होगी शैल बी कंसिस्टेंट, वो उससे हम आहंग होगी, हम आहंग कहते हैं इसको, ठीक है, हम आहंग होगी किससे, विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस पूरे एक्ट के, एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, या फिर इसके अंडर जो रूल्स बनाए हुए हैं उनके मुतजाद या उसके बरअक्स जो है कोई इंस्ट्रक्शन या फिर कोई इंफॉर्मेशन या कोई रूल मेकिंग नहीं हो सकती। तो ये आज का हमारा पार्ट 7 था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ने